अजय, इसी से अगला सवाल पैदा हो रहा है कि बीजेपी से के जो लोग हैं और उनके जो समर्थन समूह है वो कह रहा है कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। दूसरी तरफ उनको एक तरह से मैं कहूँगी आग में घी डालने का काम हुआ है कि आम आदमी पार्टी से ही आवाज़ें निकल रही हैं कि राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं होंगे, तीसरी बार राहुल गांधी को अपना नेता ना बनाए कांग्रेस पार्टी, तभी आम आदमी पार्टी समर्थन देगी। ऐसे में इस पूरे जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें जिसमें जो बड़ी खुशनुमा माहौल में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई, राहुल जो लालू यादव हैं अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए बारात तो ये आ गई है, यहाँ पर दूल्हा यहाँ बैठा हुआ है, वो तैयार हो जाए। राहुल गांधी के लिए कहने लगे। आपको लगता है कि क्या ये कोई एक चुटकुला था या ये साफ तौर पे एक संकेत था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी कांग्रेस और बाकी दल, चूंकि कांग्रेस इन दलों में सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो आगे बढ़ेगी, ऐसा कोई संकेत मान सकते हैं? ये आरफा राहुल गांधी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव ने ये संकेत दिया, मगर मैं उतना ज्यादा ओवर रीड करने की कोशिश नहीं करूंगा इस पे। और इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये बीजेपी हर हर दफे जब भी ऑपोजिशन यूनिटी की बात करती है, उनका हमेशा एक जोर रहता है कि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का एक कंपटीशन रह जाए 2024 में, जहां की ऑपोजिशन यूनिटी की जो सारी बातें हो रही हैं अभी, और जो बैठक में भी जो बात हुई है, वो कल्ट पॉलिटिक्स और पर्सनालिटी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड जा चुकी है ये बात। और लगातार नीतीश कुमार जो अभी तक पूरे अपने मीटिंग्स में इंडिकेट करते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, ये मुद्दा नहीं है, बल्कि विचारधारा के तहत एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी 2024 से पहले एक विपक्ष अपना साझा कर पाएगी या नहीं, एक यूनिटी के एक तरीके से एक फ्रंट हो पाएगा या नहीं, उसका एक प्रयास चल रहा है। और उस प्रयास में अगर देखें तो ये जो 17 पार्टियां आई हैं साथ साथ में, वो एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। आप बीजेपी और कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी लगातार ये कहते आए हैं, प्रशांत किशोर जैसे, कि 2019 से पहले भी चंद्रबाबू नायडू इसी तरीके के प्रयास कर रहे थे जो अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि 2019 से पहले मैं भी कवर कर रहा था और लगातार देख रहा था कि जहां चंद्रबाबू नायडू अपना फॉर्मूला दे रहे थे, वहीं ममता बनर्जी खुद अपना अलग अलग इस तरीके से संगठित होकर विपक्ष एक साथ 2019 से पहले नहीं आई थी। और अपने पुराने जो मिस्टेक से इस बार विपक्ष सीखती भी नजर आ रही है कि साथ में आना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, मगर विचारधारा के अधीन आकर किन एक मुद्दों को एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाने की जरूरत है। और जिसके तहत इस बिलीफ से उन्होंने यहाँ इस पटना वाली मीटिंग में ये बात भी हुई कि एक स्टीयरिंग कमेटी होगी, और जहां पे सिर्फ सीट शेयरिंग ही एक मुद्दा नहीं होगा कि किस तरीके से मतभेद के बावजूद सीट शेयरिंग कर पाए, बल्कि कॉमन मिनिमम एजेंडा और विचार जो इस तरीके से ईडी और ऑपोजिशन पे रेड हो रहा है, या कम्युनल हार्मनी पे हो रहा है, या बेरोजगारी, प्राइस राइज, इस तरीके के इश्यूज को लेकर हम जनता के पास इन मुद्दों के आधार पर किस तरीके से चुनाव लड़े, इसका एक संगठित प्रयास होता हुआ नजर आया पटना में। इसीलिए मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टेप है। सीट शेयरिंग और जो मतभेद, जो अलग अलग चीजें हैं, वो आने वाले महीनों में वो पूरा होगा, जो शिमला की मीटिंग में भी यही सारी चीजें डिस्कस होनी है। लेकिन जब ये 17, ये एक बहुत बड़ी बात है भारतीय लोकतंत्र में कि 17 पार्टियां, उसमें से आधी पार्टियां ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के विरोध में अपने आप को खड़ा किया है। और वो लोग ऐसे समय पे जहां पे बीजेपी की एक हेजिमोनिक ताकत की तरीके से उभरी है और हर तरीके से एक ऑटोक्रेटिक इम्पल्सेस, तानाशाही वाला रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है, जो सारे विपक्षी पार्टी कह रहे हैं, तो उसमें उस आधार पर ये अपने मतभेद खत्म करके कांग्रेस के साथ आए। और सारे, आप तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी का आप देखिए, आप शिवसेना का देखिए, सारे जो लीडर्स है, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये लोग सारे अपने मतभेद को करके कांग्रेस के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, इस बात को उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया। अब ये जब साफ लीडरशिप के लेवल पे हो जाती है, तो सीट शेयरिंग जैसे चीजें, आपसी मुद्दे चीजें, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में मुझे लगता है एक पॉजिटिव सिग्नल है कि ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं अजय की तरफ आना चाहती हूँ।
जी, अजय मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, ये मीटिंग हो रही है, बड़ी अच्छी बात है कि लोकतंत्र के लिए एक उम्मीद बन रही है कि विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है। वन पार्टी रूल की तरफ कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा था भारत, अगर इससे पहले हम ये देखें। लेकिन अगर भाजपा को भी देखें तो आप ये देखिए कि उनमें भी मैं कह रही हूँ कि जो जो घबराहट और नर्वसनेस है वो देखी जा रही है। छोटे-छोटे दलों से बातचीत हो रही है, अलग-अलग राज्यों में छोटे-छोटे नेताओं से बातचीत हो रही है। मैंने आपको भी उदाहरण दिया यूट्यूबर्स का भी कि कैसे यानी हर तरह से साम दाम दंड भेद और टेक्नोलॉजी का और नए ट्रेंड्स का इस्तेमाल हम देखते हैं भाजपा सबसे पहले करती है और सबसे बेहतर करती है। ऐसे में क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां, दो हिस्से मेरे सवाल के, पहली बात तो ये है कि इनमें कई नेता ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एम्बिशियस हैं और ऐसे भी नेता हैं जो अवसरवादी हैं। तो ऐसे में दो चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या जो जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल इन पार्टियों के खिलाफ नहीं होगा और ये पार्टियां डर से घर नहीं बैठ जाएंगी। दूसरी बड़ी बात कि क्या गारंटी है कि इनमें से वो लोग जो वाकई अवसरवादी और साथ-साथ महत्वाकांक्षी हैं, वो भाजपा के साथ जाकर नहीं मिल जाएँगे। और जो लोग हमने देखा है इतिहास में रहे भी उनके साथ हैं, भाजपा के खुद नीतीश कुमार के ऊपर भी भरोसा करना कितना आसान है? जी, राजनीतिक इतिहास में अगर जाएँ तो बहुत सारे, मगर लेकिन राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसमें एक जो एनालिसिस होती है वो समय के हिसाब से होती है। और नीतीश कुमार हैं एक वैसे, लेकिन आज आज और इससे पहले भी जो 2019 में चंद्रबाबू नायडू थे, वो लगातार ऑपोजिशन यूनिटी के प्रयास में लगे हुए थे, मगर आज बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ टॉक्स में है। तो राजनीतिक सिचुएशन जिस तरीके से बदलती है, उस हिसाब से अगर हम उसका आकलन करें, तो नीतीश कुमार ने जो अभी जिस तरीके से सरकार छोड़ा है बिहार, उनके साथ गठबंधन तोड़कर फिर उसके बाद लालू के साथ वापस आए हैं, और एक तरीके से एक अपनी पूरी तरीके से अंदर इस महागठबंधन की अगुवाई में जो लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं, उससे एक तरीके से जाहिर होता है कि वो अब उनको अपॉर्चुनिस्ट उनका इतिहास जो भी हो, लेकिन अब पूरी तरीके से ऑपोजिशन यूनिटी के एक एंकर के रूप में वो उभरे हैं। तो हम उसी को लेकर चल सकते हैं, और ये जो 15, 16, 17 पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता है इसमें से कोई और अभी अवसरवादी होने की करा दिया, इंक्लूडिंग उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी बीजेपी ने तोड़ दी, और फिर उसके बाद अब वो पूरी तरीके से उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहकर चुनाव लड़ने का। तो और कौन हो सकते हैं इसमें? ममता बनर्जी लगातार वो सॉफ्ट हिंदुत्व जो कांग्रेस पे लगातार वो अपना ये ब्लेम करती हैं, और लगातार हमने देखा किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर उनको अपने ही स्टेट में हराया। और मेन चीजें जो है, ये जब कर्नाटक का चुनाव आया था तो मैं कई सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, और उसमें लगातार जो बीजेपी के अननेम्ड सोर्सेस रिपोर्टर से बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अभी कर्नाटक का हम चुनाव हारे हैं, और अभी हमारे लिए एक ये बैड फेज है, लेकिन हमें ये पूरी तरीके से हम आश्वस्त है कि चुनाव आते आते ये सारे जो विपक्षी दल है, इनके आपसी मतभेद इतने सामने आ जाएंगे कि ये विपक्षी एकता का जो ये अभी जो ये सारा एक ऑप्टिक्स है, वो पूरी तरीके से चुनाव से पहले बिखर जाएगा। लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से कर क्या रही है? विपक्ष अपनी तरफ से जो ऑप्टिक्स अगर हम देखें, तो वो लगातार उसको, इस विपक्षी एकता को एक ढांचा दे रही है। पहले पटना में ये हो रहा है, अब शिमला में हो रहा है, और विद स्टेटेड, इससे पहले जितनी सारी विपक्षी एकता की बातें हुई, वो अलग-अलग उपलक्ष्य में हुई। कभी कर्नाटक के चुनाव के स्वेरिंग इन सेरेमनी में हुआ, कभी अदानी और अंबानी के मुद्दे पे जो पार्लियामेंट में एक साथ विपक्षी नेता सामने आ गए, विदाउट दिस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कि हम विपक्षी एकता के लिए हम सारे एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। पटना एक ऐसा 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 इवेंट है जहां पर ये सारे दल के नेता आकर ये कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उसका ये मतलब है कि हमारे जितने भी और राहुल गांधी ने तो अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हमारे बीच में मतभेद है, लेकिन हम सारे फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार है। जब कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है ये कहने को तैयार है, जिनके खिलाफ हमेशा रीजनल पार्टीज यही कहते आए हैं कि कांग्रेस बड़े भाई का रोल करती है, अपना स्पेस सीट नहीं करती है, तो हमने ये देखा है कि कांग्रेस सीट करने को तैयार है अब। और दूसरी बात जो ये मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी का जो लगातार एक प्रोपेगेंडा रहता है कि मोदी जी के खिलाफ सामने कोई नहीं है,
लेकिन मैं इस ये जो विपक्षी एकता जो हो रहा है अभी, उसका श्रेय भी बीजेपी को जाता है। अगर बीजेपी मान लीजिए ये नहीं होती, कोई दूसरी सरकार होती, तो इस तरीके से ये सारे डाइवर्स पार्टीज एक साथ नहीं आते। यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टीज हैं, यहाँ पे कांग्रेस जैसी पार्टीज है, और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे जैसे जो हिंदुत्व पार्टी है वो भी साथ आ गए, और केजरीवाल भी आना चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से एक छोटे मुद्दे पे तोड़ के, हमें पता नहीं है दिसंबर तक साथ आ जाए वो भी। लेकिन ये चीज सोचने वाली बात है कि आज बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में वो एक बुरी स्थिति में है, बड़े बड़े नेता छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस आज वहां पर यूनाइटेड पार्टी है, कमलनाथ के नेतृत्व को एक तरीके से उन लोगों ने मान लिया है, और वहीं पर बीजेपी के खेमे 5 अलग अलग खेमे हैं। नरोत्तम मिश्रा का खेमा है, नरेंद्र तोमर का खेमा है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ फटीग है, कैलाश विजयवर्गीय अलग है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 23 एमएलए जो है वो अपना वहां पर नेतृत्व दे रहे हैं। राजस्थान में उनके पास लीडरशिप नहीं है। ये सारे पोल बाउंड स्टेट्स है कर्नाटका के बाद। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने एक तरीके से अपनी हेजिमोनिक पॉलिटिक्स कायम कर ली है, वहां पर बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। रमन सिंह कभी कभी 1-2 स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आने वाले दिनों में ये चुनाव होंगे, तो वहां पर लगातार बीजेपी को कांग्रेस को झेलना होगा, और अगर कांग्रेस वहां पर जीत कर आ जाती है तो इस विपक्षी एकता का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक अच्छा एक उभार मिलेगा, इसको एक ये मिलेगा। साथ ही ये देखने वाली बात है कि बीजेपी जो 2019 के चुनाव में अपने आप को एक तरीके से सैचुरेट कर लिया है। पिछले 4 सालों में वो उन्होंने कहीं एक्सपैंड नहीं किया। वेस्ट बंगाल में वो हारे जहां उनके 18 एमपी थे, इस बार वो प्रदर्शन नहीं हो सकता उनका। बिहार में जहां उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन था, वहां से नीतीश कुमार हट गए। अब वो लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन होने से वहां की जो 40 सीटें, वहां बीजेपी बड़ी खराब हालत में है। साथ ही महाराष्ट्र में जो अभी ये कह रहे हैं वहां के लोग कि ये जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत है, तो एक्सपैंड कहां कर रही है बीजेपी? बीजेपी घट ही रही है ना। 303 अगर सीटें हैं, तो उससे अगर 70 सीटें भी घट जाती हैं ऑपोजिशन यूनिटी की वजह से, मतलब बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला पा रही है। और क्या वहां पर कांग्रेस अपना सिचुएशन इंप्रूव कर पाएगी या नहीं कभी? और सारे विपक्षी दल ये जानते हैं कि कांग्रेस को 44 सीटों से खींचकर 100 सीटों तक लाना होगा अगर बीजेपी को हराना है। तो कांग्रेस के एडवांटेज अगर हो तो सारे विपक्षी दल पे भी एडवांटेज होगा, और ये बात सहमति हो गई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।